और जब ये बात जो है लुइजा की मदर को पता चलती है, यानी कि मिसेस ग्रैंड को पता चलती है दैट शी इज गोइंग टू मैरी अ मैन हु इज ऑलरेडी 50 ईयर्स ओल्ड, तो उनको ये बात सुनकर खुशी बिल्कुल नहीं होती है और कुछ समय के बाद ही वो जो है एक्सपायर हो जाती है, यानी कि गुजर जाती है। ठीक है। एंड सिजी, जब ये शादी वाली बात सिजी को पता चलती है सेम, तो उसके मन में भी लुइजा के प्रति बहुत सारे पिटी फीलिंग्स आते हैं, बहुत दया भाव आता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है वो लुइजा के लिए। एंड देन ऑन द अदर साइड जो उसका भाई होता है टॉम, उसको भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि उसकी बहन एक 50 साल के बूढ़े आदमी से शादी करने वाली है जो उनकी बाप का ही उम्र का है। ठीक है। तो टॉम जो है अपनी इन फीलिंग्स को छुपाता नहीं है। ठीक है। जो उसके अंदर नफरत वाली फीलिंग आई होती है ना बाउंडर बाय के लिए, वो हाइड नहीं करता है बिल्कुल भी, वो उसको शो करता है। लेकिन किसके आगे शो करता है वो हम नेक्स्ट सीन में जानेंगे। ठीक है। देन कम टू अगेन इन ग्रैंड स्कूल्स, फिर से आप ग्रैंड के स्कूल में आ जाइए। ग्रैंड स्कूल, ग्रैंड क्या करता है अपने स्कूल में एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है। ही अपॉइंट एन इंस्ट्रक्टर, हिज नेम इज मिस्टर जेम्स हार्ट हाउस। ठीक है। पूरा नाम मैंने कैरेक्टर्स में लिखा था, अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ हार्ट हाउस। आप भी अपने एग्जाम में सिर्फ बाउंडर बाय हार्ट हाउस ग्रैंड करके नेम्स लिखेंगे, दैट इज एनफ फॉर राइटिंग। ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पूरा नाम लिखो या आधा एक सिंगल नाम लिखो। ठीक है। मार्क्स में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये ग्रैंड इनको अपने स्कूल में अपॉइंट करते हैं एज अ इंस्ट्रक्टर। ठीक है। ये स्कूल में अपॉइंट हो चुके हैं एज अ इंस्ट्रक्टर समझ लो, कोच समझ लो। ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके इनको इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई है, सीन स्टार्ट करने से पहले वहाँ जो अभी आपका शादी वाला टॉपिक खत्म हुआ था, उसके बाद क्या होता है, ये बाउंडर बाय और लुइजा दोनों की शादी हो चुकी होती है। ठीक है। यानी कि अभी ये सीन स्टार्ट करने से पहले उधर जो बाउंडर बाय है और जो लुइजा है, इन दोनों की शादी जो है हो चुकी है। ऑलराइट। तो अब ये कहाँ रह रही है, बाउंडर बाय के साथ अपने ससुराल में और अपने भाई के साथ, क्योंकि भाई भी उसका साथ ही गया हुआ है, टॉम। ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप। अब देखिए ये अपॉइंट हो चुके हैं स्कूल में। देन क्या होता है, एक दिन हार्ट हाउस की मुलाकात टॉम से होती है और लुइजा से होती है। ठीक है। तो जब हार्ट हाउस को पता चलता है कि लुइजा का तो पति इतना बूढ़ा है, 50 साल का है, तो हार्ट हाउस के दिल में थोड़ी लुइजा के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है। और जब ये टॉम से मिलता है तो टॉम तो पहले से ही थोड़ा बिगड़ा हुआ सा लड़का होता है। इतनी रेस्ट्रिक्शंस में रहने के बावजूद भी टॉम जो है थोड़ा अय्याश किस्म का बन जाता है। ठीक है। और जो टॉम है वो हार्ट हाउस से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा उससे वो फैसिनेट हो जाता है, क्योंकि ये इतने अच्छे कपड़े पहनता है, चमकीले कपड़े पहनता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है। ठीक है। तो इसकी चमक धमक से और थोड़े स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मोहित होकर के वो टॉम जो है हार्ट हाउस की तरफ फेवर में रहने लगता है। तो एक दिन सडनली क्या होता है, ये हार्ट हाउस और ये टॉम, ठीक है, दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, अल्कोहल टोबैको ये सब इनका चल रहा होता है, नाश्ता पानी। तो टॉम क्या करता है, बाउंडर बाय के खिलाफ बहुत अगेंस्ट बोलता है उसके। ठीक है। वो उसको पहले से पसंद नहीं करता है। मैंने बोला था ना कि ये अपने जो फीलिंग्स हैं नफरत वाली, वो किसी के आगे शो करेगा। वो इंसान कौन है, हार्ट हाउस। ठीक है। हार्ट हाउस के साथ मिलकर के वो उसकी बहुत बुराइयां करता है। ठीक है। बाउंडर बाय क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना, बुराइयां करना। ठीक है। और बुराई करते करते वो ये बात भी बोल देता है, अपने शराबी मूड में बोल देता है कि भाई तुम ही वो इंसान हो जो मेरी बहन को खुश रख सकता है, जो मेरी बहन की कद्र कर सकता है। ठीक है। तो जब ये बात हार्ट हाउस टॉम के मुंह से सुन लेता है, तो जो एक थोड़ी सी फीलिंग उसके अंदर होती है ना लुइजा के लिए, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। यानी कि हार्ट हाउस को लगता है कि अगर मैं लुइजा को एक चांस दूं, ठीक है, अगर मैं उसे ऑफर करूं अपने साथ चलने का, ठीक है, अपने साथ रहने का, तो हो सकता है वो मान जाए। ठीक है। तो इतनी कन्वर्सेशन होने के बाद हार्ट हाउस में
लुइजा को फेस करने का, उसे प्रपोज करने का और भी ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक का सारा सीन क्लियर है आपको कि अब हार्ट हाउस के मन में क्या चल रहा है लुइजा के लिए। अब एक और सीन देख लेते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया, एक मिसेस स्पार्सिट का भी रोल है, कैरेक्टर्स में मैंने लिखवा रखा है मिसेस स्पार्सिट। ठीक है, ये कौन है? एक विडो वुमन है और बाउंडर बाय की पहले से ही एक वर्कर भी है। ऑलराइट, बाउंडर बाय एंड लुइजा। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कैरेक्टर्स में, व्हाट आई एम रिपीटिंग अगेन। बाउंडर बाय शादी से पहले, लुइजा के साथ शादी से पहले मिसेस स्पार्सिट को बहुत इंपॉर्टेंस और वैल्यू दिया करते थे। ठीक है, लेकिन शादी के बाद जो है अब वो इम्पोर्टेंस लुइजा को मिलने लग गई। ठीक है, यानी कि अब जो स्पार्सिट के साथ उनका बिहेवियर था वो बहुत ही रूखा रूखा रहने लगा, पहले जैसा नहीं था। तो इस बात से जो स्पार्सिट है वो लुइजा से चिढ़ने लग गई। ठीक है, शी फील्स जेलस। कैसी भावना आ गई इसके दिल में लुइजा के लिए? जेलस। और ये हमेशा ऐसे ही मौकों की तलाश में रहती थी जिसमें ये लुइजा को नीचा दिखा सके बाउंडर बाय की नजरों में। ओके, तो ये एक टारगेट था किसका? मिसेस स्पार्सिट का। और ये इसको कैसे फुलफिल करेगी वो अभी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अब आपको एक और सीन जानना होगा। बाउंडर बाय एंड स्टेफन। स्टेफन ब्लैकपूल, जो मैंने बताया था बाउंडर बाय की फैक्ट्री में एक वर्कर है। ठीक है, उनका लेबर है। तो बच्चों, जैसा आप जानते हो जो बाउंडर बाय का नेचर है वो बहुत ही हार्ड है, सॉफ्ट स्पोकन नेचर इनका नहीं है। ठीक है, मीन्स इमोशन लेस जो है इनका बिहेवियर रहता है सबके प्रति। तो जाहिर सी बात है फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं वो इनसे नाखुश होंगे। ठीक है, इनके जितने भी वर्कर्स हैं फैक्ट्री में XYZ, ये सब क्या इनसे नाखुश है। तो इन सारे वर्कर्स ने मिलकर के क्या किया? मिस्टर बाउंडर बाय के अगेंस्ट एक यूनियन बना लिया। ठीक है, यूनियन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, लेकिन इस यूनियन में, इस संघ में जो स्टेफन है उसने शामिल होने से मना कर दिया। ओके, हालांकि ये भी वर्कर था बाउंडर बाय का, लेकिन इसने उस ग्रुप में शामिल होने से, जो इनके खिलाफ था उसमें शामिल होने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक लॉयल वाली भावना थी। ठीक है, वर्कर्स ने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? तो स्टेफन ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता उनके अगेंस्ट कुछ भी, क्योंकि मैंने उनका नमक खाया है। ओके, यानी कि यहाँ पे जो स्टेफन है वो अपनी लॉयल्टी शो कर रहा है एज अ वर्कर, किसके प्रति? बाउंडर बाय के प्रति। देन एक दिन क्या होता है, जी बाउंडर बाय है स्टेफन को अपने पास बुलाता है। ठीक है, बिकॉज उसे पता है कि स्टेफन इस ग्रुप में शामिल नहीं है, तो ग्रुप की कुछ बातें जानने के लिए वो स्टेफन को अपने पास बुलाता है। और जब स्टेफन बाउंडर बाय से मिलता है, मीटिंग करता है, तो वो सारे सीक्रेट बताने से, जो भी यूनियन वर्कर्स ने डिसाइड किए हैं वो सब कुछ बताने से वो मना कर देता है बाउंडर बाय को। ठीक है, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जैसी लॉयल्टी उसने अपने मालिक के प्रति दिखाई यहाँ पे शामिल ना होकर के, वैसी ही लॉयल्टी अब वो अपने साथियों के लिए दिखाना चाहता है, अपने वर्कर्स के लिए दिखाना चाहता है जिनके साथ वो काम कर चुका है। अगर उनका कोई भी सीक्रेट हो या खोलता है, इट मीन्स ये क्या हो गया? डिसलॉयल्टी हो गया अपने साथियों के साथ। ठीक है, तो ना ये इनको चीट करना चाहता है, ना ये इनको चीट करना चाहता है, लॉयल रहना चाहता है सबके साथ। इसलिए ये ग्रुप का कोई भी सीक्रेट बताने से बाउंडर बाय को मना कर देता है। तो बाउंडर बाय क्या होता है, इस बात पे बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं, फरियस कंडीशन में आ जाते हैं और गुस्सा होकर के वो स्टेफन को काम से निकाल देते हैं। ठीक है, ही फायर्ड हिम। ठीक है, अब स्टेफन को काम से निकाल दिया गया है, तो स्टेफन अब फैक्ट्री छोड़ के जा ही रहा होता है, लेकिन पीछे पीछे क्या है, लुइजा और टॉम चले आते हैं। ठीक है, ये रहा स्टेफन, काम छोड़ के जा रहा है, ही इज गोइंग। क्यों? ठीक है, पीछे पीछे टॉम और लुइजा इसलिए आते हैं क्योंकि ये सारा सीन जो है लुइजा के सामने हुआ होता है। लुइजा अपने भाई के साथ आती है, मिलती है स्टेफन से। ठीक है, उसके दिल में बहुत ही मिजरेबल कंडीशन होती है, इसके अंदर तो इमोशंस होते ही हैं। ठीक है, तो ये स्टेफन को कुछ पैसे ऑफर करती है और फिर कहती है कि अभी फिलहाल इतने ही रख लो पैसे और जाके अपने लिए दूसरा अच्छा सा काम ढूंढ लेना। ठीक है,
ठीक है, पैसे दे करके ये जो है वापस घर को लौट जाती है। लेकिन ये जो टॉम है, इसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। ठीक है, वो क्या है, ये स्टेफन को बोलता है मुझे भी तुम्हारी मदद करनी है, इसके लिए तुम मुझे बैंक के पास मिलो। किसके पास मिलो? बैंक। ठीक है, वहां पे ये ऑलरेडी एक कारनामा कर चुका होता है या करने वाला होता है, लेकिन उसमें फंसाने के लिए वो स्टेफन को बैंक के पास बुलाता है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं बैंक में। ये है बैंक और यहाँ पहुंच चुका है स्टेफन। किसके कहने पर? टॉम के कहने पर। लेकिन टॉम यहाँ नहीं पहुंचा है। ऑलराइट, वो सिर्फ स्टेफन को बुलाया है उसे फंसाने के लिए, क्योंकि जब ये यहाँ पहुंचता है तो इसके पहुंचने से पहले ही जो है बैंक ऑलरेडी लुट चुका होता है। ठीक है, बैंक क्या है, लुट चुका है। और फिर वहां पे उस टाइम मौजूद कौन होता है? स्टेफन होता है। इसलिए बैंक को लूटने का पूरा शक स्टेफन पे आ जाता है। ठीक है, ये जो दाग है चोरी का वो स्टेफन पे लग जाता है। तो अब स्टेफन को समझ आ जाता है कि टॉम ने मेरे को यहाँ बुलाकर मुझे फंसाया है। लेकिन पुलिस के पकड़ने से पहले ही इसके पास जो लुइसा के दिए हुए पैसे होते हैं उनका यूज करके ये शहर छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ही क्विट कॉकटाउन, शहर छोड़ के ये जो है चले जाता है। ओके बच्चों, अभी आपको वहां तक का सारा सीन क्लियर्ड है। कम टू द नेक्स्ट वन। अभी आप उसको भूल जाइए सीन को। जो स्टेफन है शहर छोड़ के जा चुका है, अब थोड़े टाइम बाद वो वापस आएगा। ठीक है, कब आएगा वो भी अभी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उसके जाने के बाद फिर क्या सीन क्रिएट होता है कॉकटाउन में वो देखते हैं। ये जो बाउंड्री बी है ये आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है। ठीक है, आउट ऑफ टाउन चला जाता है किसी काम से। कहाँ पे? लंदन। ठीक है, लंदन चला जाता है, यानी कि अब जो इसकी वाइफ है लुइजा वो घर पे अकेली है। लुइजा इज अलोन एट होम। तो इस बात का फायदा उठा करके जो हार्ट हाउस है वो इससे मिलने आता है। ठीक है, हार्ट हाउस वो आता है इससे मिलने। ठीक है, बिकॉज ही नोज बाउंड्री बाय इज नॉट एट होम। देन इनके बीच जब जो कन्वर्सेशन होती है वो मिसेस पार्सिट सुन रही होती है चोरी छुपे। ठीक है, वो छुप करके इनकी बातें सुनती है। हार्ट हाउस लुइजा को प्रपोज करता है। ठीक है, यानी कि जो उसके दिल में फीलिंग्स होती हैं लुइजा के लिए वो उसको जाहिर कर देता है और उसे प्रपोज करता है कि भाई तुम इतने बूढ़े आदमी के साथ क्यों रह रही हो, जवान हो, खूबसूरत हो। ठीक है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकता हूँ। अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अच्छा पैसा है और इवन मेरी एज भी जो है तुम्हारे लगभग है। ठीक है, तो तुम मेरे साथ भाग चलो। तुम क्यों यहाँ पे अपनी लाइफ खराब कर रही हो, तुम मेरे साथ भाग चलो। तो लुइजा क्या है, हार्ट हाउस को कोई रिप्लाई नहीं करती है इस बात पर, लेकिन वो उससे कहती है अभी फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, कोई देख लेगा। ठीक है, किसी ने देख लिया तो वो गलत समझेगा, इसलिए मैं तुमसे बाहर मिलती हूँ। ये बोल करके लुइजा हार्ट हाउस को वापस भेज देती है। और ये बात जो है स्पार्सिट सुन लेती है कि अब लुइजा जो है हार्ट हाउस से मिलने जाएगी। तो क्या करती है, लुइजा का फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, लाइक इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है अब लुइजा नेक्स्ट स्टेप क्या लेगी। तो होता वही है, लुइजा मिलती है किससे, हार्ट हाउस से। कहाँ मिलती है? एक गार्डन में, दोनों साथ बैठे होते हैं। तो गार्डन, ठीक है, गार्डन में दोनों मिल रहे हैं और इधर से मिसेस पार्सिट जो है झाड़ियों के पीछे छुपी हुई है इन पे नजर रखने के लिए। ठीक है, यहाँ वही सेम कन्वर्सेशन है। हार्ट हाउस लुइसा को मनाता है अपने साथ भाग चलने के लिए, लेकिन लुइसा जो है इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं करती, ना रिप्लाई देती है। इवन वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही होती है। ठीक है, उसका चेहरा भी वो ठीक से नहीं देख रही होती है। तो जब हार्ट हाउस जो है बिल्कुल थक जाता है उसे मना के, तो फिर वो गार्डन से जो है चला जाता है। तो हार्ट हाउस जो है गार्डन से जा चुका है, लुइजा भी अब गार्डन से जाएगी, लेकिन ये गार्डन से वापस बाउंड्री बी के घर नहीं जाएगी, ये जाएगी वापस अपने घर, मिस्टर ग्रैंड के घर जाएगी यहाँ से। ठीक है, लेकिन मिसेस पार्सिट को लगता है
कि अभी तो ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, हो सकता है इनका ये लोग कहीं और जाके मिलेंगे और फिर वहां से भागेंगे। तो हार्ट हाउस को तो ये फॉलो नहीं कर पाती क्योंकि वो पहले ही जा चुका है। ये लुइजा को फॉलो करती है कंटिन्यू। तो जब लुइजा पहुंचती है ट्रेन स्टेशन पर, ठीक है, ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है अपने घर जाने के लिए, तो मिसेस पार्सेट को लगता है वो उसके साथ भागने के लिए स्टेशन पे पहुंची है और वो हार्ट हाउस उसे वहीं मिलेगा। लेकिन सडनली क्या होता है, ट्रेन आ जाती है फटाफट से और इतना क्राउड होता है, लुइजा तो ट्रेन में निकल जाती है लेकिन स्पार्सेट की आंखों से वो ओझल हो जाती है। तो स्पार्सेट की आंखों से जब ओझल होती है तो उसे बहुत दुख होता है कि मैं लुइजा को फाइनल अटेम्प्ट तक नहीं पकड़ पाई। लेकिन उसको ये कंफर्म रहता है कि जो लुइजा है वो हार्ट हाउस के साथ भागी है। और इतना पीछा करते करते लुइजा का इसके सारे कपड़े मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं मिट्टी में, ठीक है, यहाँ तक कि इसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, इसे कोल्ड हो जाता है। फिर भी ये बात की परवाह ना करते हुए ये पहुंच जाती है सीधा लंदन बाउंडरबी के पास लुइजा की इस न्यूज को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, कहाँ आ जाती है ये, लंदन बाउंडरबी को ये न्यूज देने के लिए कि भाई तुम्हारी जो वाइफ है ना लुइजा, वो तो भाग गई। ठीक है, मौके का फायदा उठा के ही वो हार्ट हाउस के साथ भाग गई। देन क्या होता है, बाउंडरबी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, क्योंकि उसे तो सच नहीं पता कि वो भागी है या नहीं, उसने तो ये इन्फॉर्मेशन दी। तो ये क्या करता है, लंदन से निकलने की तैयारी कर लेता है कॉकटाउन। ठीक है, और मिसेस पार्सेट को भी लेकर ये कॉकटाउन पहुंचता है, यानी कि अभी ये दोनों रास्ते में है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, ये लिख देती हूं मैं, अबाउट टू रीच कॉकटाउन, यानी कि कॉकटाउन पहुंचने वाले होते हैं। देन इधर क्या होता है, जो लुइजा है वो हार्ट हाउस के साथ नहीं भागी होती है, वो कहाँ गई होती है, अपने फादर के यहाँ, अपने मायके मिस्टर ग्रैंड के यहाँ। ये रही लुइजा। तो लुइजा ग्रैंड से कहती है, मैं वापस से उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ। जब से आपने मेरी शादी करी है मेरी लाइफ जो है बिल्कुल बर्बाद हो गई है और मुझे उस घर में कोई खुशी नहीं मिलती है। ठीक है, आपने मेरी लाइफ अपने फैक्ट एजुकेशन की वजह से सारी खराब कर दी, क्योंकि आपके लिए तो इमोशन की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। शादी में प्यार कितना इंपॉर्टेंट होता है उसकी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो लुइजा की इस तरह के वर्ड सुन करके ग्रैंड को अपनी गलती का एहसास होता है। उनको अपनी बेटी के लिए बहुत दुख होता है कि मैंने अपनी बेटी की लाइफ जो है बर्बाद कर दी। और ये सब किस वजह से होता है, उनकी सिर्फ एक फैक्ट एजुकेशन की वजह से, क्योंकि अब तक ग्रैंड की लाइफ में इमोशन नाम का जो वर्ड है उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब अब उनकी बेटी दुखी है शादी के बाद, तो उन्हें समझ आ रहा है कि इमोशन ही एक ऐसी फीलिंग है जो लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है। चाहे वो फ्रेंडशिप की इमोशन हो, चाहे वो मदर के साथ इमोशन हो, फादर के साथ इमोशन हो, इमोशन एंड लव, इन दोनों के बिना जो है जिंदगी नहीं चल सकती किसी के भी साथ। तो यहाँ पर अब जो ग्रैंड है वो पछतावे से भर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा खुद पे शेम और गिल्टी फील कर रहे हैं। ठीक है, और इधर जो है बाउंडर बाय पहुंचता है अपने दोस्त के पास, यानी कि ग्रैंड के पास, क्योंकि ये इसे पता है क्योंकि इसे लगता है मेरी बीवी तो भाग गई, तो अब मैं जाके कंप्लेंट किसे करूं। ये पहुंच जाता है सीधा ग्रैंड के पास। ठीक है, ग्रैंड के पास जाता है, उसको सारी बताता है कि भाई तुम्हारी बेटी तो भाग गई। किसके साथ भाग गई, हार्ट हाउस के साथ भाग गई। फिर जो ग्रैंड है बाउंडर बाय को सब बता देता है कि वो भाई किसी के साथ नहीं भागी है, मेरी बेटी मेरे पास है और अब वो वापस से तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। तुमने उसको बिल्कुल खुश नहीं रखा, उसकी लाइफ स्पॉइल कर दी और मेरी ही गलती थी कि मैंने उसकी शादी 50 साल के बूढ़े आदमी से कर दी। यानी कि ग्रैंड साफ मना कर देता है बाउंडरबी को कि अब तुम लौट जाओ और अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी और ना ही रहेगी। तो ये जो बाउंडर बाय है, अब इसका जो कैरेक्टर वाला रोल है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वापस से लौट जाता है। और जो सिजी है, सिजी को जब पता चलता है हार्ट हाउस और लुइजा के बारे में कि हार्ट हाउस ने ऑफर किया है लुइजा को ये सारा प्रपोजल, तो वो क्या करती है, उसे पता है लुइजा तो वापस जाएगी नहीं ना उस घर में और ना ही वो हार्ट हाउस के साथ जाएगी। तो लुइजा हार्ट हाउस को मनाती है
कि भाई अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम और आग में घी मत डालो, तुम प्लीज वापस से जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। तो ये हार्ट हाउस भी जो है शहर छोड़ के चला जाता है। ही ऑल्सो क्विट द कोक टाउन। तो सिजी के कहने पर हार्ट हाउस भी चला गया। यानी कि अब हमारा बाउंडर बे का रोल खत्म, स्पारसिट का रोल खत्म, और नहीं अभी बाउंडर बे का एक छोटा सा ही रोल है, वो एंड स्टेज पर है, और हार्ट हाउस का रोल खत्म। ठीक है, अब बाकी के जो कैरेक्टर्स बचे हैं, स्टेफन, उसका एक सीन देख लेते हैं।